यस हेलो स्टूडेंट, जैसे कल अपन प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के बाद अपन पोलराइजेबिलिटी वाले टॉपिक पे चल रहे थे। पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। और पोलराइजेबिलिटी का जो मीडियम के अंदर पोलराइजेशन होता है उसके कारण उसके अप्लाइड यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से इंड्यूस डाइपोल मोमेंट को पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो वो जो पोलराइजेशन है वो दो टाइप के फॉर्म में होता है, वो अपने कल बात की कि ड्यू टू चार्ज डिस्टर्बेंस ऑफ एटॉमिक या मैटर, दूसरा लाइन ऑफ क्रिएशन ऑफ परमानेंट ओरेंट तो थर्मली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल्स। तो अपन पहले स्टार्ट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इंड्यूस पोलराइजेबिलिटी है उसका एक्सपेंशन अपने गामा मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी 1/ε0, ठीक है, समीशन E² अपॉन m ओमेगा नॉट I² n, इस टाइप का फॉर्म में आया था। जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर था। कारण कि ऑल एवरेज जब वैल्यू निकालते हैं फेज स्पेस में, अपन 3 डायमेंशन में वहाँ मोमेंटम और पोजीशन का एक कमांड 6 डायमेंशन स्पेस फेज स्पेस करते हैं, मोमेंटम और स्पेस होता है। तो उसके अंदर ऑल ओवर जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो अपने पास वैल्यू सेम फाइंड होती है जो एक विदाउट टेम्परेचर कंसिडर होता है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है जब अपने पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकालते हैं, ठीक है। मतलब ये कौन सा मीडियम है? ऐसा मीडियम है जिसमें नॉन पोलर एटम्स है, नॉन पोलर मोलिकुलर्स है। वो तो केवल जब फील्ड अप्लाइड करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। तो मतलब ये जो वैल्यू है वो है नॉन पोलर मोलिकुलर्स मीडियम के लिए। लेकिन सेकंड जो हाइपोथेसिस है अपनी वो क्या है कि फॉर द पोलर मोलिकुलर एटम के लाइनअप से जो पोलराइजेबिलिटी इंड्यूस होती है उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं और उसका थर्मल एजिटेशन का इफेक्ट होगा, थर्मल टेम्परेचर का इफेक्ट होगा। तो उसके लिए अपने कल एक डेरिवेशन तक अपने नोट किया था कि अपन एक 3 डायमेंशनली एक एंगुलरली डिस्ट्रीब्यूशन पर थीटा एंगल पर कोई डाइपोल मोमेंट P का ओरिएंटेशन है तो एप्लाइड फील्ड से थीटा पर P cos थीटा जो कंपोनेंट है उसका अपन एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ऑल ओवर एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, तो सॉलिड एंगल कंसेप्ट से। तो उसकी वैल्यू अपने पास क्या आई थी कि अपने एक थर्मल फंक्शन Fs डिफाइन किया था हैमिल्टनियन के टर्म में, ठीक है, वो F0 e⁻h/kT। तो इसके रूप में अपने पास डाइपोल मोमेंट का जो एवरेज एक्सपेंशन फॉर्मूला था वो क्या था? वहां पर देखो P cos थीटा अंदर था, P cos थीटा का एक्सपेक्शन वैल्यू था, F0 कैंसिल हो गया था, इंटीग्रेशन 0 से पाई का इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया था, e⁻Pe cos थीटा अपॉन kT, cos थीटा sin थीटा d थीटा, ठीक। नीचे अपने पास जो इंटीग्रेशन था वो 0 से पाई, वो अपन जो कॉन्स्टेंट से कैंसिल हो गए थे। डायरेक्ट e⁻Pe cos थीटा अपॉन kT, यहाँ आ जाएगा sin थीटा d थीटा, ठीक। ये अपने पास इंटीग्रेशन था जिसको प्रीवियस क्लास में अपन ड्राइव कर चुके थे और किसके लिए? थर्मल एजिटेशन डिपेंडेंसी के लिए, टेम्परेचर डिपेंडेंसी के लिए, जिसमें डाइपोल मोमेंट की ऑल्सो इंड्यूस बाय द लाइनअप ऑफ द पोलर मोलिकुलर्स, परमानेंट जो डाइपोल मोमेंट एटम्स होते हैं उसके कारण। इसके मैंने इजीफाइड करने के लिए मैंने एक कंसीडर सब्स्टिट्यूशन बताया था कि लेट Pe cos थीटा अपॉन kT इज इक्वल टू x। तो बाय दिस we can write minus
पी ई के टी, ठीक है, पी के टी साइन थीटा डी थीटा इजकल टू डी एक्स एंड लिमिट 0 मतलब पी कॉस थीटा पाई मतलब माइनस पी कॉस थीटा. तो दिस सब्स्टिट्यूशन is substituted in this integration, then we get next phi is equal to, यहाँ पर कंप्लीट डेरिवेशन अपन ऊपर से लिख लेते हैं. डायपोल मोमेंट P, ठीक है, ऊपर वाला इंटीग्रेशन में P पी ई अपॉन के टी से लेकर माइनस पी ई अपॉन के टी ई की पावर एक्स, ठीक है. कोस थीटा इजकल टू क्या आएगा, के टी एक्स अपॉन पी ई, और साइन थीटा डी थीटा इजकल टू माइनस के टी अपॉन पी ई, साइड में चला गया, डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन पी ई अपॉन के टी से माइनस पी अपॉन के टी ई की पावर एक्स माइनस के टी अपॉन पी ई और डी एक्स. साइन थीटा की जगह आ गया, साइन थीटा डी थीटा की जगह. तो इस इंटीग्रेशन को मैं और दोबारा, यहाँ जो ये फैक्टर है वो इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. के टी अपॉन पी को बाहर ले लें तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर के टी अपॉन ई इंटीग्रेशन से बाहर, पी ई अपॉन के टी माइनस पी ई अपॉन के टी एक्स ई की पावर एक्स और डी एक्स. पी अपॉन के टी माइनस पी अपॉन के टी ई की पावर एक्स डी एक्स. ठीक है, सिंपली फॉर्म अब चेंज हो गया. अब अपन सेपरेटली इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं. ऊपर वाला यूवी के टाइप से सोल्व होगा. अब यहाँ पर क्या आएगा वो मैं नोट कर देता हूँ. दोनों इंटीग्रेशन सेपरेट सोल्व करते हैं. तो देखिए मैं इंटीग्रेशन पी ई अपॉन के टी माइनस पी ई अपॉन के टी, ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स. u is same is not the first function, is not the second function. ऐसा कर लेते हैं. सेकंड ex का ex ही होता है और x ही रहेगा. लिमिट p अपॉन के टी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन दोबारा होगा उसमें पी ई अपॉन के टी, पी ई अपॉन के टी, एक्स का 1 एक्स और डी एक्स. ठीक है, सेकेंड वाले इंटीग्रेशन बाद में, पहले फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में तो लिमिट वैल्यू रख दूं. तो देखो पहले माइनस पी
ई अपॉन के टी और ई की पावर माइनस पी ई अपॉन के टी। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी ई अपॉन के टी, ई की पावर पी ई अपॉन के टी, ई की पावर एक्स, पी ई अपॉन के टी माइनस पी ई के टी। सेकेंड वाला इंटीग्रेशन भी कर दिया, लिमिट रख दी मैंने। तो अपन पास दोनों में कॉमन से सेकेंड वाले में तो अपन माइनस पी ई के टी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ई की पावर माइनस पी ई के टी और माइनस ई की पावर पी ई अपॉन के टी, ये यदि कॉमन लेना है तो इसमें माइनस पी ई के टी, ठीक है, और वहाँ बच जाएगा -1। चाहे माइनस को अपन एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं कि पी ई अपॉन के टी प्लस 1 पॉजिटिव बना लें। इधर पावर में पी ई के टी माइनस पी ई के टी, ये अपन इस इंटीग्रेशन की लास्ट फाइन वैल्यू रख लेते हैं। ऊपर वाले जो एक इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू तो अपन फाइंड कर लें। ठीक है, यहाँ पर मेरे को बाल लास्ट में सब्स्टिट्यूशन करना है। यहाँ ए की पावर ए की पावर एक्स सेम ही होगा तो लिमिट रखी जाएगी माइनस पी ई अपॉन के टी और माइनस ई की पावर माइनस पी ई पॉजिटिव आएगी सेकेंड में। कि अपने पास जो इंटीग्रेशन है लिमिट माइनस पी ई बाद में है तो पॉजिटिव पहले नेगेटिव वाली टर्म आएगी फिर पॉजिटिव वाली टर्म आएगी। ठीक है, और सेम इसके अंदर अपने पास यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का जो अपने पास ऑर्डर है वो इस टाइप का है। तो दोनों को रेशियो करेंगे तो एक फैक्टर नेगेटिव कॉमन लेते, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स में। ठीक है, फिर भी देख लेना इंटीग्रेशन की टर्म में मैंने को यू वी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पहले तो लिमिट शो की थी और बाद में अपन u और v फॉर्मूले से सोल्व करके दो टर्म बनाई थी, यहाँ कॉमन लेके इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ गई थी। सेकंड नीचे वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू e की पावर x का e की पावर x ही है और x की जो लिमिट है अपने पास पॉजिटिव p से लेकर नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव वाली और फिर पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो मतलब अपने पास वैल्यू एक नेगेटिव साइन जो यहाँ पर आया वो नेगेटिव साइन का मिस्टेक जो अपने पास है वो सब्स्टिट्यूशन में है कहीं ना कहीं। तो मैं एक बार वैल्यू नोट करता हूँ। अगर डाइपोल इन दिस मोमेंट p इजकल टू के टी अपॉन ई सोल्व हो गया। उसमें 1 प्लस ऐसा लिख दें पी ई अपॉन के टी। ठीक है, और इसमें मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये अपने पास बन जाएगा
माइनस पी ई अपॉन के टी माइनस पी ई अपॉन के टी, और नीचे वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू भी सेम अपने पास यहाँ पे पी ई के टी माइनस पी ई अपॉन के टी। दोनों पावर एक्सपेंशंस क्या हो जाएंगे अपने पास, तो अपने पास जस्ट टर्म क्या बची, और वो पावर नेगेटिव में बच रहा है के टी ई, तो देख के से कैंसिल हो जाएगा, के टी भी कैंसिल हो जाएगा, डायपोल मोमेंट फी आ गया। ऐसा ना हो कि अपने पास जो वैल्यू है वो के स्क्वायर, डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो अपने पास आनी चाहिए पी स्क्वायर, और ई एक्सपेंशन में रहना चाहिए टी के टी। तो देखो हाँ, सब्स्टिट्यूशन में ही अपने जो इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन है वो सॉलिड एंगल कंसेप्ट के द्वारा अपने पास जो वैल्यू है उसको अपन को दोबारा रिसॉल्व करना पड़ेगा। वापस एक बार जो सॉलिड एंगल कंसेप्ट में डायपोल मोमेंट पी की वैल्यू का, एवरेज डायपोल मोमेंट पी की वैल्यू का फॉर्मूला अपने एग्जिस्ट किया था, सॉलिड एंगल एफ एच पी कॉस थीटा और डी ऑफ, और नीचे इंटीग्रेशन था क्लॉस्ट्रोपिर एफ एच और डी ऑफ, ठीक है। वहाँ पर मैंने एफ एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्या थी, एफ नोट ई की पावर माइनस एच अपॉन के टी, ठीक है। हैमिल्टन एच का मतलब अपने पास दो टर्म थी, माइनस एच नोट अपॉन के टी, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो पी ई कॉस थीटा अपॉन के टी, ठीक है। फिर सेकंड में अपने पास जो वैल्यू है डी ओम इक्वल टू गिवन बाय द साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ओके, where limit of theta is from 0 to pi and phi is the 0 to 2 pi, ठीक है। तो इसको अपन ने आगे मॉडिफाइड किया ताकि देखते हैं मैच कहीं पर अपन कोई एक्सप्लेनेटरी को टर्म्स रिमेन तो नहीं रहेगी। फिर इसका अपन दूसरा एक्सपेंशन जनरल सॉल्यूशन एक्सपेंशन यूज़ करता है। तो ये सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे तो अपने पास डबल इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा 0 से पाई 0 से 2 पाई, कांस्टेंट है F0, ठीक है, डायपोल मोमेंट फी, ठीक है, बाहर आ गया, पी भी आ गया। अब अपने पास अंदर बचा e की पावर पी ई कॉस थीटा अपॉन के टी इज ऑल्सो रिमेन कॉस थीटा एंड साइन थीटा डी फाई। नीचे एफ नोट कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 0 से पाई, ओके, और वहाँ पर अपने पास वैल्यू थी f की पावर, तो एफ नोट e की पावर पी ई कोस थीटा अपॉन के टी, तो यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसी इंटीग्रेशन को अपन यहाँ इस मोड में अपन चेंज करें, वापस कॉमन ले लें, तो कॉमन एफ नोट कैंसिल हो गया। अब अपन कंसिडर कर रहे हैं, लेट इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सेम एज इट इज सही है अपना। यहाँ पर पी ई कॉस थीटा अपॉन के टी इजकल टू अपन एक्स एज्यूम कर रहे हैं, तो अपने पास माइनस पी ई के टी कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा
और डी थीटा इजकल टू डी एक्स। जहाँ लिमिट भी अपने पास 0 है तो फाई का इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट है, इसलिए ऊपर भी 2 पाई होगा, नीचे भी 2 पाई का कैंसिल हो जाएगा। थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई रहे तो यहाँ पर थीटा की जगह x लिमिट कर रहे हैं dx में, तो लिमिट होगी p cos से kt तक। पॉजिटिव है। तो देखिए अपने पास ऊपर से इंटीग्रेशन में f नॉट p तो है ही अपना, रहेगा p। सेकेंड लिमिट PE से लेकर KT माइनस PE KT। ओके, फिर वैल्यू रख रहे हैं e की पावर x। ओके, फिर वैल्यू है cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू KT अपॉन KT x अपॉन PE। ओके, फिर साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस KT अपॉन PE dx। तो नीचे अपन इंटीग्रेशन, बट ठीक डबल इंटीग्रेशन था, फाई इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। PE KT ऊपर PE KT माइनस e की पावर x साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस KT अपॉन PE और dx। तो ये तो अपने पास कैंसिल हो गया था, ठीक है। P KTE, एक तो P बचा था यहाँ, P कैंसिल हो गया था सर, P कैंसिल है, ये P यहाँ से कैंसिल हो गया। KT अपॉन E बाहर आ गया, EX DX पूरा एडजेटिव सेम अपने पास ये था एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसको अपन तो x की वैल्यू के लिए e की पावर x, यहां पर देखिए x की वैल्यू क्या है अपनी, x इजगल टू है PE cos थीटा और अपॉन KT। तो अपन T एज द इन्फिनिटी मतलब हायर टेम्परेचर रीजन की बात करें, लोअर टेम्परेचर रीजन के अंदर तो उसकी वैल्यू एक्सपेंशियल फॉर्म में अपने पास स्पेशल टर्म में आ गई, मतलब कांस्टेंट आ गई, ठीक है। तो अपन लो टेम्परेचर रीजन में तो हाई वैल्यू एक्स की हो जाएगी, अरे हाई टेम्परेचर वर्क में क्या हो जाएगी लो, तो हाई टेम्परेचर के अंदर तो हाई टेम्परेचर रीजन के अंदर EX को अपन अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो इससे इसका सॉल्यूशन वो तो अपन विदाउट एनी कंसिडर टेम्परेचर के फॉर्म में एक्सपेंशन आ गया था अपने पास, ठीक है, जो नेगेटिव में कांस्टेंट वैल्यू आ गई थी। लेकिन अपन लो हायर टेम्परेचर रीजन में की बात कर रहे हैं, तो हायर टेम्परेचर रीजन के अंदर पोलराइजेबिलिटी इफेक्टिव होगी, ठीक है। वो कैसे होगी, तो अपन इस एक्सपेंशन फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, KT अपॉन E इंटीग्रेशन PE KT माइनस PE KT, ठीक है, x 1 प्लस एक्स, ओके, dx या इंटीग्रेशन PE अपॉन KT माइनस E अपॉन KT, तो e की पावर x तो 1 प्लस एक्स और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ दोबारा फर्स्ट लिख रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ P, मतलब कंडीशन ले लिए तो हाई टेम्परेचर रीजन के लिए K अपॉन E KT माइनस PE अपॉन KT
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स माइनस पी ई अपॉन के टी 1 प्लस एक्स जी है अपॉन 3 तो 1/3 एक्स क्यूब पी ई अपॉन के टी माइनस पी ई अपॉन के टी। वाह 1 प्लस एक्स का 1 का एक्स हो गया स्क्वायर और इसकी लिमिट तो देखिए अपने पास नेगेटिव का इफेक्ट जो इवन पार्ट है तो इसमें जीरो होगा और यहां पर ही जीरो होगा ये जीरो लिमिट रखने से। लेकिन और वाली जो पावर्स हैं वो एग्जिस्ट हो तो वो देखिए के टी अपॉन ई ऊपर वाले में 3 बार आ गया तो पहले नेगेटिव पी क्यूब ई क्यूब के टी की पावर क्यूब सर क्यूब में लिखना नेगेटिव पी क्यूब ई क्यूब के टी की पावर क्यूब नीचे 1 वाले में पी ई अपॉन के टी माइनस पी ई अपॉन के टी। तो सिंपल सा है वो ऊपर डबल हो गया नीचे भी अपने पास नेगेटिव डबल हो गया। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा वैसे भी के टी अपॉन ई ये तो रहने दो ऊपर लिखा हूँ 2 पी अपॉन के टी की पावर क्यूब है ऊपर तो पी ई अपॉन के टी की पावर या 3 पर इफेक्ट है और ये भी डबल है नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दिया तो कैंसिल हो गया तो ये पावर कैंसिल स्क्वायर में आ गई तो क्या हुआ के टी अपॉन 3 ई और पी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन के टी स्क्वायर इसको और रिमूव कर ले ई पावर आ जाएगा ऊपर के टी नीचे रह जाएगा पी स्क्वायर 3 के टी इंटू ई ये इसकी वैल्यू है। एवरेज डाइपोल मोमेंट है एट हायर टेम्परेचर रीजन की बात कर रहा हूँ वहाँ पी स्क्वायर ई अपॉन 3 के टी स्क्वायर अप्रॉक्स वैल्यू में बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके निकाल लिया अपन पर टेम्परेचर डिपेंडेंट है स्क्वायर नहीं टी केवल आएगा 1 अपॉन टी के इनवर्सली। अब पोलराइजेबिलिटी कैसे निकालते हैं अपॉन ई तो क्या जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 3 के टी इज नॉन दैट अल्फा
तो मीन्स मोलिकुलर पोलराइजिबिलिटी बाय दिस थर्मल एट हायर टेम्परेचर रीजन, पोलर एटम रीजन के अंदर इज 1/3 के टी, एप्सिलॉन नॉट भी आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर p स्क्वायर। तो मीन्स molecular polarizability is the proportional to 1/t और inversely proportional होती है। that here only assuming the electronic charge contribution in induction of polarization, और polarization में केवल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, लाइनअप के कारण इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कंसिडर किया गया है। यदि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा यदि आयनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लाइन अप हो जाए तो उसमें एक एक्स्ट्रा आयनिक मोलिकुलर पोलराइजिबिलिटी और इंड्यूस होगी। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लाइनअप से इंड्यूस मोलिकुलर पोलराइजिबिलिटी है, यदि इसमें आयनिक मोल को इंक्लूड किया जाए तो जनरल मोलिकुलर पोलराइजिबिलिटी, आयनिक मोलिकुलर पोलराइजिबिलिटी प्लस p स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट k अपॉन t। मोलिकुलर पोलराइजिबिलिटी इज द कांस्टेंट a प्लस b अपॉन t, और t में और मोलिकुलर a b इज द कांस्टेंट। इस टाइप का वेरिएशन होगा हायर टेम्परेचर रीजन ओनली। टेम्परेचर रीजन में तो अपने पास इसकी जो वैल्यू का एक्सपेंशन है वो एज तो इसका कांस्टेंट रहेगा। तो इसके बेसिस पर अपन टेम्परेचर वेरिएशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें कि 1/t में ग्राफ और मोलिकुलर पोलराइजिबिलिटी में ग्राफ दें। जहां पर अपने पास दो मीडियम बन चुके हैं, पोलर मीडियम और नॉन पोलर मीडियम, जिसमें दोनों की अलग अलग हाइपोथेसिस के बेसिस पर इसमें पोलराइजेशन होके पोलराइजिबिलिटी इंड्यूस होती है। तो टेम्परेचर के साथ केवल ओनली डिपेंड द पोलराइजेशन ड्यू टू द पोलराइज मोलिकुलर या पोलर मोलिकुलर्स। तो नॉन पोलर के लिए ग्राफ इज स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ये ग्राफ है नॉन पोलर मोलिकुलर मीडियम के लिए। फिर अपने पास पोलर मीडियम में दो टाइप, फॉर द ओनली इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन और इफ विथ द आयनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दो ग्राफ है। तो इनके ग्राफ टेम्परेचर 1/t का मतलब प्रोपोर्शनली स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर कहीं ना कहीं कोई क्रॉस सेक्शन होगा, इस टाइप से होगा। ए का स्लोप देखिए, इन दोनों में कोई फर्क क्या है, एक में आई प्लस कंसिस्टम है, तो ऊपर वाले दोनों जो हर चीज के ऊपर यहाँ एक लाइन से डॉट किए जाते हैं ऐसे, और हर पॉइंट के ऊपर डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन को इससे। तो ये दोनों जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर मोलिकुलर को, पोलर मोलिकुलर मीडियम की पोलराइजिबिलिटी का 1/t के साथ वेरिएशन है। जो नीचे वाली ये लाइन है इज डिनोट द पासिंग द ओरिजिन एट दिस, ये ओरिजिन से पास होगी, बट ये क्रॉस सेक्शन ये फाइनाइट होगी, बस इसमें स्लोपिंग डिफरेंस आएगा। तो ये था एक पोलराइजिबिलिटी का कंसेप्ट जो दो टाइप के मीडियम पर डिफाइंड करते हैं, और अपन इसको ग्राफिकली टेम्परेचर रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं, जिसमें कि नॉन पोलर मीडियम जिसमें पोलराइजेशन केवल चार्ज डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस होता है, वहां थर्मल एजिटेशन इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जहां पर पोलराइजेशन ही परमानेंट डाइपोल मोमेंट के लाइनअप से बनता है, वहां थर्मल एजिटेशन इंपॉर्टेंट होता है उसके रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो उसकी वजह से टेम्परेचर डिपेंडेंस पार्ट आता है। दो ग्राफ इसमें आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फॉर्मूला एज्यूम कर लिया गया, और वहां पर केवल इलेक्ट्रॉनिक
हाइपोथेसिस एज्यूम किया गया था। ये था अपने पास एक पोलराइजिबिलिटी के लिए मॉडल। टॉपिक है अपना रिलेशन बिटवीन relation between electric susceptibility and polarizability. psi gamma इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी प्रति पोलराइजेशन ध्रुवणता के बीच में रिलेशन क्लाउसियस-मोसर्ट रिलेशन करते हैं। यहाँ एक माइक्रोस्कोपिकली फील्ड रीजन की स्टडी की गई है, लोकलाइज्ड फील्ड के बारे में कंसिडर किया गया है। जैसे मैक्रोस्कोपिकली दो चीज होती है स्टडी की, मैक्रोस्कोपिकली और एक होता है माइक्रोस्कोपिकली। दो टर्मोलॉजी है। मैक्रोस्कोपिकली आउटरली पैरामीटर्स इनसाइड इंटरनली माइक्रो रीजन्स आर नॉट कंसिडर्ड। जैसे एक मैटर के अंदर इंटरनली एटम कनेक्टिविटी या इंटरनली एटम इंटरेक्शन को नेग्लिजिबल ऐसे किया जाता है, कंसिडर नहीं किया जाता है, वो मैक्रोस्कोपिकली स्टडी कहलाती है। बट वी एंड इंटरेस्ट से कंसिडर द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन द इंटर एटोमिकली इज नॉट द माइक्रोस्कोपिकली स्टडी। तो अपन माइक्रोस्कोपिकली फील्ड के बारे में बात करेंगे, जिससे मीडियम है। तो इस मीडियम के अंदर जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस होता है किसी एटम में, मोलिकुलर में, इनसाइड द मीडियम में मोलिकुलर है, तो उस मोलिकुलर पर जो रिजल्टेंट फील्ड है वो माइक्रोस्कोपिक फील्ड के इक्वल नहीं होता। माइक्रोस्कोप आउटर जो रिजल्टेंट निकालते हैं अपन इंटरनली, जैसे अपन एक मीडियम से एग्जांपल लें, एक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है ये, जैसे इस पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं ई एक्सटर्नल, मान लो कि ई नोट की, और वो किसके द्वारा किया, मान लो कि ये यहाँ पर एक कैपेसिटर प्लेट्स हैं जिस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव, तो एक यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फ्री चार्ज कलेक्ट कर दिया प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स पर, तो उसके दोनों प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया और उसमें एक मीडियम कंसिडर कर दिया। तो इसके इनर जो मोलिकुलर्स है बाय पोलराइजेशन एंड लाइनअप एज सच नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप से लाइन होता है। तो अपन रिजल्टेंट क्या माना जाता है ऐसा, कि इस आउटर इस फ्रंट सरफेस को पॉजिटिवली और इधर वाली जो बैक सरफेस है उसको नेगेटिवली चार्ज कंसिडर किया जाता है। इंटरनली जो पोलराइज एटम के एंड्स है आर ईच क्लोज ईच अदर सो कैंसिल ईच अदर चार्ज इफेक्टेंस, ऐसा कंसिडर किया जाता है मैक्रोस्कोपिकली। तो मतलब रिजल्टेंट फील्ड इज ओनली कैलकुलेट बाय द ई, मैक्रोस्कोपिक फील्ड इज ई नोट प्लस इंड्यूस पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। केवल एक्सट्रीम जो एंड्स पर चार्ज इंड्यूस हुआ उसके कारण जो रिजल्टेंट फील्ड है उसी को एज्यूम किया गया। ये एज्यूम नहीं किया गया कि पर्टिकुलर जो मोलिकुलर है जो पोलराइज हो गया ये भी अपना फील्ड जनरेट करेंगे,
और उस फील्ड के कारण किसी इसे नेबरहुड फील्ड इसको इफेक्ट करेंगे। तो मतलब लोकल फील्ड और एक अपने पास एक मैक्रोस्कोपिक एक मैक्सवेल इक्वेशन नाम दिया जाता है। तो मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन लोकल फील्ड से डिफरेंट होता है। इसमें इंटरनली एटम्स के फील्ड को भी क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। जैसे मान लो कि एक एटम सेल्फ पोलराइजेशन के कारण भी यदि उस एटम को वहां से रिप्लेस कर दें तो एक केविटी बन जाएगी। मीडियम में से एक एटम निकालो तो वहां क्या बन जाएगा, एक केविटी बन जाएगी। उस केविटी की सरफेस चार्ज हो जाएगी और चार्ज उसमें फील्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे अपन जानते हैं एक स्फेरिकल केविटी है, उसमें पोलराइजेशन हो गया, ऊपर प्लस हो गया, नीचे सरफेस माइनस हो गया, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है ई, जिसको अपन माइनस कैपिटल P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन किया जाएगा। एक अदर जो मॉलिक्यूलर्स है उनका भी रिजल्टेंट फील्ड वहां कंसिडर किया जाएगा। तो यहां तो केवल 2 फील्ड ही कंसिडर किए गए हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली किसी लोकल एटम या मॉलिक्यूलर पर जो रिजल्टेंट फील्ड इज सम ऑफ 4 टाइप ऑफ फील्ड्स। फर्स्ट ऑल्सो बी द एप्लाइड फील्ड कंट्रीब्यूशन, सेकेंड इज ड्यू टू द एक्सट्रीमली सरफेस इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, जो बॉन्ड चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड इज सेल्फ पोलराइजेशन फील्ड, एंड फोर्थ इज फील्ड रिजल्टेंट ड्यू टू द नेबरहुड पोलराइज्ड मॉलिक्यूलर्स। 4 फील्ड्स का यूज किया जाएगा, जहां इसकी लिमिटेशन में जो अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलाइन distribution of align neighborhood dipole moment as such the resultant of the all over spherically in solid angle concept is total 0। मतलब फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, ये लिमिटेशन इसकी कंडीशन मानी जाती है जहां ये वैलिड होता है। ठीक है, अदरवाइज वो भी 0 नहीं होता, लेकिन माइक्रोस्कोपिक मिड फील्ड के लिए इसको 0 माना जाता है। ठीक है, तो आप इसका मीनिंग समझ गए होगी कि अपन क्या करना चाहते हैं कि लोकल फील्ड माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करके उस लोकल फील्ड में उस मॉलिक्यूलर के अंदर इंड्यूस पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू का एक्सपेंशन ड्राइव करेंगे, ताकि अपन फिर इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी से इसका रिलेशन फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो क्या एज्यूम करेंगे कि लेट कंसिडर मैक्रोस्कोपिकली वेरी स्मॉल रीजन। मैक्रोस्कोपिकली देखें तो छोटा सा रीजन है, बट माइक्रोस्कोपिकली इज लार्ज, कुछ छोटा सा वॉल्यूम डेल्टा वी एज्यूम करते हैं। In this assume a atomic region, molecular region ith है, मतलब कोई पॉइंट है Lth, तो वहां पर जो माइक्रो फील्ड EL का होता है लोकलाइज्ड फील्ड, मतलब एक एटम पर मॉलिक्यूलर पर रिजल्टेंट जो फील्ड है वो इज द सम ऑफ 4 टाइप ऑफ। थ्योरी में भी आपको जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो थ्योरी में थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करना है अपन को कि अपन जो लोकलाइज एटम पर जो फील्ड है वो रिजल्टेंट मैक्रोस्कोपिकली काउंट करते हैं, उसके इक्विवेलेंट नहीं होता है, उसके नियर अबाउट टू डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको इफेक्ट करता है, और सेल्फ पोलराइजेशन का फील्ड भी इंपॉर्टेंट होता है। E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, 4 फील्ड्स का सम होता है। इन चारों जो 4 टाइप के फील्ड हैं इनको अपन कंप्लीटली देखें कि अपने पास E1 क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज द एप्लाइड फील्ड। ठीक है, इस डिनोट ऑफ द ई नोट, और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में यहाँ पर ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हुआ है, और इलेक्ट्रिक प्लेट पर यदि फ्री चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो ई नोट को अपन सिग्मा एफ अपॉन ई नोट लिख सकते हैं। डायरेक्शन तो उसके वो अपन लेफ्ट से राइट मानेंगे। जो अपने पास सेकंड फील्ड है सेकेंड फील्ड E2, मतलब ये इंड्यूस्ड फील्ड बाय
सरफेस बॉन्ड चार्ज डेंसिटी, जो मतलब उसकी बाउंड्री के ऊपर एक्सट्रीम पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिवली सरफेस मैक्रोस्कोपली स्टडी करते हैं तो केवल अपन सरफेस बाउंड्री पे इंड्यूस चार्ज करते हैं E2, और इसकी जो E2 की जो वैल्यू है वो सिग्मा बॉन्ड चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ ऑलवेज इज द नेगेटिव, मतलब जस्ट वो अप्लाइड के जस्ट ऑपोजिट होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट की ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस EP इसको बोला जाता है, क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट होगा। इस सिग्मा P की वैल्यू कैपिटल P अपॉन कैपिटल P है पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा बॉन्ड चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। ये डेफिनेशन में जिसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे मैं इसको आपको कि सिग्मा B बॉन्ड चार्ज डेंसिटी को कैपिटल P स्मॉल p पोलराइजेशन डेंसिटी है ये, ठीक है, तो ये कैसे होता है, देखो अपन एक कोई मीडियम ले लो जिसकी विड्थ मान लो कि D है, ठीक, राइट, माइनस सिग्मा B क्यू बी क्यू माइनस बी, तो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट स्मॉल p की बात कर रहा हूं, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस क्यू बी अपॉन डिस्टेंस d है, तो क्यू बी की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बी ए इंटू डी है, तो ये डाइपोल मोमेंट आ गया, नहीं कि डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट, तो पोलराइजेशन P कैपिटल P डिफाइंड होता है स्मॉल p अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट, तो स्मॉल p की वैल्यू सिग्मा बी ए इंटू डी और वॉल्यूम का मान भी a और d, तो क्या आ गया सिग्मा p, तो मतलब पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी कैपिटल P के इक्वल होती है, ठीक है। थर्ड की बात करें, ये थर्ड जो फील्ड होता है E3, ये अपने सेल्फ पोलराइजेशन फील्ड ऑफ एटम, सेल्फ पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फील्ड होता है, ठीक है। सेल्फ का मतलब ऐसा है जैसे उस मीडियम में से, जैसे ये मीडियम था अपने पास, लेट दोबारा करें, उस एटम को रिप्लेस कर दें तो इस क्रिएट अ कैविटी, ठीक है, मान लो कि इधर नेगेटिव था और इधर पॉजिटिव, क्यों, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाइड ऐसा था, तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी से क्या हुई, तो उस पोलराइज मीडियम में जब किसी एक एटम को रिमूव कर दें तो उसकी जो स्पेरिकल सरफेस है वो इस टाइप से चार्ज हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव और इस साइड में पॉजिटिव, तो ये पोलराइज स्पेयर की तरफ बिहेव करेगी। स्पेस कैविटी इन द पोलराइज्ड मीडियम इज बिहेव एज ए पोलराइज्ड स्पेयर, और यूनिफॉर्मली पोलराइज, यहाँ पोलराइजेशन डेंसिटी यदि डिफाइंड है कैपिटल P होता है, और इसकी डायरेक्शन देखो अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में होगी, वैसे अपन सिंपली केवल अप्लाइड होता है जो इसकी जस्ट EP की सेकंड की नेगेटिव, तो थर्ड जो सेल्फ पोलराइजेशन E3 है इसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं कैपिटल P
अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये सेल्फ पोलराइजेशन फॉर्मूले में अपने पास लाप्लासियन इक्वेशन अप्लाई करके एक सेल्फ पोलराइज स्फीयर के लिए, यूनिफॉर्मली पोलराइज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, लेकिन नेगेटिव आता है वहां पर, लेकिन यहाँ पॉजिटिव इसलिए दिया कि अपने अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में है, तो E3 आ गया। मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, E3 इक्वल टू कैपिटल P अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब बात करें अपन E4 की। E4 है मतलब रिजल्टेंट फील्ड ड्यू टू द नेबरिंग पोलराइज एटम्स एट प्लेस ऑफ लोकलाइज पॉइंट। मतलब मान लीजिए अपने क्यूबिकल बॉक्स की बात करें, इस आइसोट्रोपिक सिमेट्रिक है तो यहाँ पर सब पर अलाइन है, कोई डायपोल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सारे एंड्स के ऊपर है। क्यूबिकली अपन डिस्ट्रीब्यूट करें, एटम डिस्ट्रीब्यूट है, आई जे के एच एटम्स अपन नोट कर सकते हैं। तो आई वाले इनसाइड में, क्यूबिकल इनसाइड में, या अपन किसी कॉर्नर पर ले ले तो उसके 8 पार्ट और हो जाएंगे इस क्यूबिकल पार्ट के। तो इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑरेंज फॉर दिस आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए अपन एवरेजली जो वैल्यू है द समीशन ऑफ आई जे के, ठीक है, आई जे के ऊपर यदि अपन नेबरहुड पार्टिकल का सबका एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड माने तो वो एक रिजल्टेंट क्या आता है, 0। अपन सिमेट्रिक रिलेशन ओनली हियर इफ E4 इज टैग टू 0, E4 की वैल्यू 0 टैग कर लेते हैं और ये इसकी वैलिडिटी है। अगर नहीं करें कॉम्प्लिकेट अपना नॉन आइसोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये रिजल्टेंट वैल्यू इसका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में अपन फाइंड कर सकते हैं। तो क्लासिक मोशोटिव रिलेशन के लिए चारों क्वांटिटीज EL लोकल फील्ड के लिए वैल्यू अपन निकाल रहे हैं। मैं वैल्यू रख रहा हूं, देख लेना यहां पर E0 E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, E3 की वैल्यू और E4 की वैल्यू, ये मैं इक्वेशन इस लोकल फील्ड वाले एक्सपेंशन में रख रहा हूं। अपने पास एक मैक्रोस्कोपिक इक्वेशन रिलेशन निकाला था F तो बाय दिस P इधर ले जाएं इसको P अपॉन एप्सिलॉन और डिवाइड देते हैं तो इज नॉन द E हेयर इज द मैक्रोस्कोपिक फील्ड, नहीं कि माइक्रोस्कोपिक, लोकलाइज नहीं है, मैक्रो स्कोपिक फील्ड। अब माइक्रो यहां EL लोकलाइज्ड फील्ड है तो इसको लिख सकते हैं E प्लस कैपिटल P अपॉन 3 एप्सिलॉन लॉरेंस फील्ड। दिस मोलिकुलर, एक मोलिकुलर की बात कर रहा हूं तो वो क्या होगा जहां पोलराइजिबिलिटी
अल्फा, मैं यहाँ अल्फा का नाम दे दूँ, अल्फा और क्या जाएगा EL, पोलराइजेबिलिटी अल्फा। है यदि अपन मोलिकुलर पोलर डिपेंड करेगा, मैं एम नोट कर देता हूं कि मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी किसी एक किसका है, इन द मीडियम वॉल्यूम नंबर ऑफ मोलिकुलर यूनिट वॉल्यूम कर देंगे। पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट को क्या कहते हैं, पोलराइज। कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p, n है यहां अपने पास कैपिटल P की वैल्यू आ गई। अपन कैपिटल P इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये रिलेशन अपने पास है, नोट कर रहा हूं रिलेशन। वन में सब्स्टिट्यूट कर दो, पोलराइजेबिलिटी बताए E की वैल्यू कैपिटल P अपॉन एप्सिलॉन नॉट काई, ठीक, प्लस कैपिटल P अपॉन 3 एप्सिलॉन। P दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ रहा है इसमें, तो 1 प्लस काई प्लस 1 अपॉन 3। इसको और सिंप्लीफाइड थोड़ा सोल्व करना चाहूँ, थ्री चाहिए डिवाइड देते हैं तो 3 प्लस काई अपन वो 3, ये रिलेशन कहलाता है क्लाउसियस मोसोटी रिलेशन। इसको एटॉमिक पोलराइजेशन, कौन सा है दूसरा, रिलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट कल अपन एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, ये अपने पास पूरा स्टडी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्टडी चल रही थी, और लास्ट वाइंड अप करने से पहले एक टर्म और रह गया कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का स्टोरेज, जैसे कैपेसिटर है उसका यूज क्यों किया जाता है कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम के द्वारा उसमें एनर्जी स्टोरेशन की पावर इंक्रीज की जाती है। तो अपना टॉपिक ये रहेगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन डिराइव करना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका एप्लीकेशन सीधा कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने। ओके, थैंक्स।